हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसके पहले मैंने आपको प्रशासन जो चल रहा है तो सारी चीज़ें बताई थी कि स्टेट का प्रशासन कैसे चलता था, सूबा, परगना, सरकार सभी का बताया था। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि मतलब अर्थव्यवस्था कैसी थी और मुगल काल ये चल रहा है और मेडिएवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है और बिल्कुल ये सीक्वेंस से चल रहा है, वैसे ही आपको देखना है। ये तो सभी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके पहले औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, उसके बीच में मैंने शेरशाह सूरी का भी काल बताया था, हुमायूं, और जो फिर बाबर आता है वो भी बताया था, बहमनी, विजयनगर, भक्ति, सूफी और जितने प्रांतीय राजवंश थे वो भी मैंने बताया है। और उसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत देखा था जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो दिल्ली सल्तनत भी हो चुका है और उसके पहले अरबी, तुर्की आक्रमण, फिर जो राजपूत राजवंश रहते हैं उनका डिक्लाइन कैसे हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं जो कि आपको देखना चाहिए। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर सीक्वेंस में वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे जो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था थी वही हमें देखना है इसमें। और अर्थव्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्रशासनिक जितना भी व्यवस्था है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं हमेशा और ये आते रहेंगे। तो ये आपको सीक्वेंस में देखना होगा। तो यही हम इसमें देखेंगे और फिर जो मुद्रा से संबंधित सभी चीज़ें मतलब आएंगी इसमें। अर्थव्यवस्था में व्यापार भी आएगा क्योंकि व्यापार ही अर्थव्यवस्था का पार्ट है, वो भी आएगा। और समाज कैसा था ये भी हमें देखना है। तो ये हो सके तो अगले वीडियो में या फिर इसी में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। और हमें मुगल काल में जो सांस्कृतिक विकास हुआ है वो भी थोड़ा सा देखेंगे। ज़्यादातर चीज़ें तो वो आर्ट एंड कल्चर वाले में आएंगी, तो वो मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे चीज़ें। उसके बाद मराठा और सिख बचते हैं, तो ये दो और कंप्लीट कर लेना है। मेडिएवल हिस्ट्री यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री चल रही है वहाँ पे भी आप चीज़ें सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो अब मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, तो इसमें हमें क्या देखना होगा? अर्थव्यवस्था में यही चीज़ें देखनी होगी। टैक्स कितने प्रकार के थे, ज़मीन कितनी प्रकार की थी, क्योंकि उस टाइम देखेंगे जो टैक्स सिस्टम था, चाहे जो भू राजस्व व्यवस्था थी, और मतलब जो मेजर देखेंगे कि राजस्व का मतलब हिस्सा प्राप्त होता था, जहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा आता था, तो वो कहाँ से आता था? वो आपको देखने को मिलेगा कि टैक्स से ही आता था। तो वही चीज़ें हमें देखनी है। और टैक्स में मतलब टैक्स भी कहाँ से? तो आपको जो भू राजस्व है वहीं से, ज़मीन से ही, कृषि से ही टैक्स मिलता था। जितने भी सरकार होते थे, चाहे जितना भी बादशाह है, जितना भी स्टेट है, चाहे परगना प्रांत कहीं भी हो, तो वो बस किसानी ही होती थी उस टाइम। ऐसा जो आप सिस्टम देख रहे हैं, चाहे मतलब जो शेयर मार्केट है उससे भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन से भी टैक्स मिलता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे गवर्नमेंट को टैक्स ना मिले। व्हीकल टैक्स, जितना भी इंडस्ट्री है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारा टैक्स है, सेल टैक्स, तो ये सब थी। लेकिन उस टाइम आप देखेंगे तो एक मतलब सबसे बड़ा जो टैक्स का साधन था तो वो था ज़मीन। ज़मीन से ही टैक्स आता था, वही हमें देखना है कि ज़मीन से टैक्स आता था। तो ज़मीन कितने प्रकार की थी, कहाँ से कितना टैक्स आता था, इनका मेजरमेंट कैसे होता था, ये देखना है। आखिर में आज जो करेंसी चलती है अर्थव्यवस्था में, करेंसी भी आप देखेंगे तो उस टाइम भी हमें देखना पड़ेगा कि उस टाइम में कौन सी मुद्राएं चलती थी, कैसा सिस्टम था, मुद्राएं किस टाइप की थी। जैसे आज आप नोट देखेंगे तो 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 200 का, 100 का। उस टाइम हमें नोट भी देखना पड़ेगा। आज भी सिक्के चलते हैं तो सिक्के भी देखने पड़ेंगे। तो उस टाइम नोट की व्यवस्था तो ऐसी थी नहीं, क्योंकि ये टोकन करेंसी है। टोकन करेंसी उस टाइम उतना डेवलप हुई नहीं थी, वो हमें देखना है वहाँ। और फिर अर्थव्यवस्था में ही हमें व्यापार भी देखना होता है। तो व्यापार भी देखेंगे कौन से जगह से कितना व्यापार होता था। जैसे आज हमारा चाइना से व्यापार चलता है, यूरोपियन कंट्री से व्यापार चलता है, अमेरिका से व्यापार चलता है, वैसे ही हमें उस टाइम भी व्यापार देखना होगा कि कौन सा व्यापार कहाँ से होता था। तो ये आपको व्यापारिक वाले में मिलेगा देखने को, उससे भी टैक्स मिलता था जो गवर्नमेंट होती थी वहाँ पे। तो यही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमि कितने प्रकार की थी, वो तो हम देखेंगे ही। सबसे पहले देखते हैं जो अकबर रहता है, तो मेन यहाँ पे सुधार अकबर ही करता है। तो बाबर को देखेंगे तो बाबर आता है तो युद्ध करते करते वो ज़्यादातर चीज़ें तो कर नहीं पाता, जल्दी से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं आता है, तो हुमायूं भी अभी स्टेबल हो नहीं पाया था। देखेंगे कि शेरशाह सूरी से युद्ध होता है और उसको भागना पड़ता है वहाँ पे सिंध से फिर वहाँ पे मुल्तान होते हुए वो मतलब चला जाता है, समझिए कि फरगना, जहाँ से वो लोग आए थे वहीं पे चला जाता है। तो फिर वो भी ज़्यादातर चीज़ें कर नहीं पाता। और जैसे आता है फिर देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर से मतलब कि अफगान शासक रहते हैं, तो वहाँ पे मतलब अव्यवस्था फैली रहती है। तो हुमायूं फिर से तो आ जाता है लेकिन ज़्यादा दिन तक शासन चल नहीं पाता। और फिर हेमू से युद्ध करके, पानीपत का द्वितीय युद्ध है, देखेंगे अकबर आता है गद्दी पे बैठता है। तो अकबर का शासन स्टेबल का काल माना जाता है। और यही शासन जो और जो सिस्टम बना के जाता है, उसके बाद जो जहांगीर आता है तो उतना उत्तम भी नहीं रहता लेकिन चल जाता है, क्योंकि अकबर सेटअप ऐसा बैठा के गया है। और चाहे उसके बाद देखेंगे शाहजहां भी आता है
तो उतना अच्छा नहीं है, मतलब अकबर उतना तो नहीं है, लेकिन ये लोग अच्छे थे, समझिए उत्तरवर्ती जितने भी मुगल थे उनसे तो ये अच्छे थे ही। तो इसका भी शासन चलता है लगभग, क्योंकि जितना भी सेटअप है अकबर बैठा के गया है, तो यही हमें अकबर के काल से देखना पड़ता है। और अकबर भी ऐसा नहीं है कि आते पूरा सिस्टम नया कर दिया है, वो जो शेरशाह सूरी का सिस्टम चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखता है, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करता है। और शेरशाह सूरी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपना आके नया सेटअप बैठाता है, वो भी जो दिल्ली सल्तनत का सेटअप चल रहा था उसी को थोड़ा बहुत एडिट, जैसे बोलते हैं, एडिट करके वो लागू करता है यहाँ। तो वही है। सबसे पहले हम देखते हैं अकबर जो रहता है ये करता है 1582 में टोडरमल को दीने अशरफ ये पद पे नियुक्त करता है, राजस्व प्रबंधन का संयोजन बना देता है, इसको मतलब नियुक्त कर देता है। और उसने संपूर्ण जो जमीन रहती है उसको पहले वो 4 श्रेणी में बांटता है। तो अब टैक्स चाहिए अकबर के काल में, और अकबर के काल में इसी वजह से देखेंगे कि टैक्स बहुत ज़्यादा आती है, तो यही फिर करता है। पहले देखेंगे कि टोडरमल जो रहता है ये शेरशाह सूरी के यहाँ भी प्रशासन में काम कर चुका है, और वहाँ से जितनी सुधार लेके आया था ये यहाँ भी आके फिर अकबर के काल में मुगलों में भी ये चीज़ें करता है। इसी वजह से अकबर जो रहता है इसको इस पद पे डालता है ताकि ये सुधार कर सके। तो पहले ये क्या करता है, जो जमीन रहती है उसको 4 श्रेणियों में बांट देता है, कि मतलब अब जैसे गंगा यमुना का दोआब है तो देखेंगे वहाँ पे मतलब ज़्यादा फर्टिलाइज जो लैंड है तो वहाँ पे ज़्यादा खेती होती है, लेकिन जो राजस्थान वाला इलाका है वो फर्टिलाइज नहीं है, आप देखेंगे रेगिस्तान है तो वहाँ पे तो कम खेती होती है ना। तो इस वजह से उसको कैटेगरी वाइज बांटना बहुत ज़रूरी है, और बांटेंगे तो फिर वहाँ से टैक्स लेने का हम कोशिश करेंगे, जहाँ पे जितना प्रोडक्शन होगा उतना टैक्स लिया जाएगा। तो ये सिस्टम करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जैसा ही टैक्स सभी जगह से लेना, तो वो सही भी नहीं है। इससे किसान जो है वो मतलब समझिए कि विद्रोह भी कर सकते हैं। इस वजह से ये सिस्टम ये लोग चाहते हैं लाना, जहाँ प्रोडक्शन जितना हो उस अनुसार टैक्स लिया जा सके। फिर यहाँ पे तो पहला जो है ये पोलज प्रकार की भूमि बनाता है। तो अब पोलज जो है तो इसमें समझिए नियमित रूप से खेती की जाती थी, हमेशा 2 फसल 3 फसल ऐसी उगाई जाती थी, तो उसको पोलज भूमि बोलते थे। इस श्रेणी की भूमि काफ़ी उपजाऊ होती थी देखेंगे, और अंततः प्रथम श्रेणी की भूमि भी इसको माना जाता था। तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें उत्पादन होगा तो उसको प्रथम श्रेणी की भूमि तो माना ही जाएगा। इसमें वर्ष में कम से कम 2 बार फसल तो पैदा होती ही थी, जैसे आज भी आप देखेंगे 2 बार फसल पैदा होती है। तो ये भूमि थी, मतलब समझिए गंगा यमुना दोआब में ये भूमि होगी पहली श्रेणी की भूमि। जो राजस्थान में भूमि देखने को मिलेगा तो उसमें एक सीजन में अगर कुछ उपजा पाए, वो भी पूरे इलाकों में तो नहीं उपजा पाएंगे, जो भूमि नदी के नज़दीक हो उस पर उगा सकते हैं, लेकिन बाद में जब सूखा पड़ता है तो वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, वो भूमि अलग ही प्रकार की है। ये पोलज है जो कि 2 बार तो फसल इस पे उगा ही जा सकती है। और फिर अगला जो भूमि रहती है ये परती भूमि इसको बोला जाता था। तो इसका होता था कि साल में जो है ये 1 बार या फिर 2 साल में 1 बार यहाँ पे भूमि, मतलब यहाँ पे जो बुआई है ये करके आप कुछ उपजा सकते हैं। तो इस श्रेणी की ऐसी भूमि रखी जाती थी इसमें, जो कि पोलज की तरह निरंतर तो उर्वरक इसमें नहीं रहती है, मतलब ये भूमि तरह तो ये नहीं थी। इसमें कुछ दिन तक खेती के उपरांत इस भूमि को शक्ति नष्ट हो जाती थी। तो इस भूमि के जो उपजाऊपन होता है, जो मतलब फर्टिलाइजर होता है इसमें, जो मतलब उत्पादन में मदद करता है, तो ये जितनी भी थी ये नष्ट हो जाती थी। तो फिर इसको 1-2 साल छोड़ना पड़ता था ताकि यहाँ पे ये भूमि फिर से फर्टिलाइज हो सके और यहाँ पे उत्पादन किया जा सके। तो ये परती भूमि थी। और अगला भूमि जो देखेंगे ये चाचर भूमि थी। चाचर भूमि यह तीसरी श्रेणी की भूमि थी, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था इसमें तीसरी श्रेणी की भूमि थी। और कुछ दिनों तक जोतने के बाद इस जमीन को फिर 3-4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था। तो जोत के मतलब छोड़ दिया जाता था ताकि जितना भी नमी वगैरह हो वो धूप से उग जा सके। और फिर यहाँ पे 2-3 वर्षों पे 4 वर्षों पे ऐसे खेती यहाँ पे की जाती थी, जो कि चाचर भूमि। और अगला भूमि थी बंजर भूमि। ये मतलब निम्न कोटि की भूमि थी, जिसपे तो कोई उपज ही नहीं होती थी, मतलब ना के बराबर थी। यहाँ पे जो मतलब मवेशी होते होंगे जितने भी जानवर, उनको यहाँ पे चारा के लिए बांधा जाता होगा। ये भूमि इस टाइप की थी, परती भूमि थी। ये 4 प्रकार की भूमि आप देख सकते हैं। और ये भूमि जो क्लासिफिकेशन हो गया है इसी पे 10 साला बंदोबस्त लागू किया जाता है, जो टोडरमल के मदद से किया जाता है। 10 साला बंदोबस्त मतलब 10 वर्षों का यहाँ पे अब निकाला जाता है कि इस जमीन पे ये क्लासिफिकेशन तो कर दिया गया, अब 10 वर्षों पे जितना उपज होगा उसका 1/3 भाग जो सेंटर है उसको देना पड़ेगा। और ये टोडरमल जो क्लासिफिकेशन कराता है यही फिर ये व्यवस्था करता है। तो मतलब 10 साल पे यहाँ पे टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि जो 1 साल पे था तो कभी सूखा, कभी वहाँ पे देखेंगे कि कभी बाढ़ आ गया, इस प्रकार होती थी। तो मतलब वो टैक्स जितना अनुमान लगाया जाता था उतना नहीं आता था। लेकिन 10 साल का अगर आप टैक्स एक बार में लीजिएगा तो वहाँ पे सूखा भी आ जाएगा, समझिए बाढ़ भी आ जाएगा, सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसमें आप मतलब एक अनुमान लग जाता है कि 10 साल में इतना उपज होगा ही, उसका तुम्हें इतना % मतलब 1/3 33% लगभग टैक्स देना है।
और ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद तुम्हें टैक्स देना है। 10 साल का तो ये मतलब डिफाइन हो गया कि तुम्हें 10 साल में इतना टैक्स, लेकिन साल वो हर एक साल तुमसे लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारा मान लो 900 क्विंटल का उत्पादन हो गया 10 साल में मान लो, तो तुम्हें अब देना है यहाँ पे 33%, मान लो समझिए 30% ही देना है चाहे, तो 30% देना है। तो अब ये कितना हो गया आपको, देखिए कि 90 देना है तुम्हें 10 सालों में। तो 10 सालों में 90 देना है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, अब इसको भी 10 से हम भाग देंगे तो तुम्हें 9 जो क्विंटल है ये एक साल में देना है। तो एक साल में 9 क्विंटल करके तुम्हें 10 सालों में ये चुका देना है। मतलब इतना पैसा है 10 सालों में तुम्हें EMI के रूप में चुका देना है, ऐसी व्यवस्था थी। और ऐसा नहीं है, मतलब भूमि को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। ये तो भूमि ठीक है कि चलो ये भूमि बांट लिया गया, अब ये भूमि किसके पास रहेगी इसको भी क्लासिफिकेशन किया गया था। उसमें देखिएगा खालसा भूमि रहती है जो कि बादशाह के नियंत्रण में रहती है। मतलब ये जो खालसा भूमि जिसको बांटा गया है, अगर वो खालसा भूमि होगी तो वो बादशाह के नियंत्रण में रहेगी। और जागीर भूमि भी रहती है जो कि तनख्वाह के बदले में दी जाती है, जो मनसबदारी व्यवस्था में मैंने आपको बताया, तो वो तनख्वाह के बदले में जागीर भूमि दी जाती थी। संयुगल भूमि भी थी जो कि मदद एमास भी बोला जाता था, वहाँ पे अनुदान के रूप में दी जाती थी। अगर सामाजिक कोई कार्य कराना है तो इन सब के लिए भी दी जाती थी, ये भूमि होती थी। तो ये सब आगे आएंगी, ये मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ें आएंगी जो आपका ये इकोनॉमी वाला है, सभी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं। अब हम देख लेते हैं मुगल काल में राजस्व वसूलने की निम्न प्रणालियाँ विकसित थी। अब मान लो कि तुम लैंड का तो मेजरमेंट कर लिया, लेकिन भूमि से कैसे तुम्हें टैक्स लेना है उसकी भी अलग अलग व्यवस्था थी। जैसे कि 10 साल पे लेंगे, 2 साल पे लेंगे, 1 साल पे लेंगे, किस एग्रीमेंट के तहत लेंगे, अनाज लेंगे, पैसा लेंगे, नगद, मतलब ये सब चीज़ें थी। तो ये व्यवस्था हमें इसमें देखना है। तो पहला जो व्यवस्था था ये देखेंगे गल्ला बख्शी था। इस पद्धति के अनुसार देखेंगे किसान को नगद रुपए कर के रूप में नहीं देने होते थे, बल्कि इस पद्धति के तहत गल्ले की बटाई होती थी, जो खेत बटाई, लंग बटाई या फिर जो राज बटाई है, 3 रूपों में प्रचलित। तो मतलब इस अनुसार ऐसा होता था, जो आपका मतलब नगद तो पैसा नहीं लिया जाएगा आपका, मतलब ये जो है पूरी तरह से फसल में से लिया जाएगा अनाज। और फसल में से कैसे अनाज लिया जाएगा, या तो आपसे खेत में जो फसल लगी है वहीं पे ले लिया जाए, या फिर जो आपका फसल काट के आता है वहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे गोडाउन होता है वहाँ पे रखा जाए, वहाँ से आपको ले लिया जाए। तो ये श्रेणियाँ थी, खेत बटाई, लंग बटाई या फिर रास बटाई, इस तरह की ये श्रेणियाँ थी, इसमें देखने को आपको मिलेगा। और खेतों से फसल को काट कर उसको ढेर लगा दिया जाता था और विभिन्न पक्षों के बीच में एक करार करके उसकी उपस्थिति में गल्ले का वितरण किया जाता था। इसे रास बटाई कहते थे। तो यही मैंने जो बताया, रास बटाई। अब पूरी तरह से फसल काट लिया जाएगा, फसल काट के जो गोडाउन होता है, चाहे जो जमीन पे ही है, जो कि पड़ती भूमि होगी, वहाँ पे रखा जाता था। वहाँ पे जो बादशाह के जितने भी अधिकारी हैं वहाँ पे आएंगे, इतना उपज हुआ है, इसका तुम्हें इतना टैक्स में देना है, इसको रास बटाई बोला गया। उपरोक्त के अलावा जब्ती प्रणाली भी नस्ली प्रणाली, आधुनिक रैयतवारी जो प्रथा के समान है, ये एक कानून प्रणाली अबुल फजल रचित आईने अकबरी में वर्णित है। तो ये जब्ती प्रणाली आपको समझना चाहिए, इसी को बोला गया है नक्शी प्रणाली। ये रैयतवारी व्यवस्था जैसा थी जब्ती प्रणाली, मतलब सीधे किसानों से वहाँ पे एग्रीमेंट कर लिया जाता था, जो कि आप देखेंगे शेरशाह सूरी के भी काल में ये चीजें थी। तो ये डायरेक्ट किसान से मतलब वहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता था, जो बादशाह के जो भी होते थे वहाँ पे अधिकारी, वो एग्रीमेंट कर लेते थे, तुम्हें इतना पैसा देना है, इसके बदले में तुम्हें इस टाइप की जमीन दी जा रही है, यहाँ पे पड़ती है, या फिर जो चाचर है, बंजर है, कैसी भूमि है, ये लिख के वहाँ पे दे दी जाती थी। वहाँ पे इतने साल के लिए तुम्हें दी जा रही है और तुम्हें फिर वहाँ पे देना पड़ेगा जो सेंटर में पैसा टैक्स के रूप में, उसको फिर वहाँ पे एग्रीमेंट करा लिया जाता था। यही जब्ती प्रणाली थी, समझ। तो जैसा मैंने बताया था शेरशाह सूरी के काल में वहाँ पे कबूलियतनामा लिखवाया जाता था किसानों से, मतलब रैयत क्या देंगे सरकार को टैक्स में, और पट्टा पे मतलब सरकार लिख के देती थी वहाँ पे पट्टा पे कि तुम्हें इतना चीज़ें, मतलब इतना ज़मीन हम दे रहे हैं, ये श्रेणी की ज़मीन है, अच्छी है, ख़राब है, ये लिख के दी जाती थी। तो वहाँ पे ये व्यवस्था थी, इसी को जब्ती प्रणाली, मतलब इसी टाइप की ये व्यवस्था है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये सब कहाँ से हमें, मतलब ये सोर्स क्या है हिस्ट्री का, तो अबुल फजल द्वारा जो लिखी गई है आईने अकबरी, वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें मिलती है। तो ये इतिहास का सोर्स है। अब हम देख लेते हैं मुगल कालीन जो कृषक होते थे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब कृषक के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ये भी देखेंगे। जो आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल द्वारा, इसी से हमें कृषक की निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित थे। तो कृषक में भी बहुत सारी श्रेणियां होती है, देखेंगे। कुछ तो किसान होते हैं जो कि किसी और से खेत ले लेते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, उसको अनाज देना पड़ता है। कोई उसमें देखेंगे जमींदार है, तो उसको भी किसान ही माना जाता है, जमींदार। वो भी तो मतलब उपज का पैसा लेता ही है वहाँ पे। तो उस टाइप खेती। कोई खेतीहर ऐसे थे कि मतलब कहीं दूसरे गाँव में जाके खेती करते थे, तो उनको अनाज के रूप में पैसा दे दिया जाता था, या फिर कुछ पैसा ही दे दिया जाता था उसको। तो ये हमें देखना है इसमें कौन से इसमें
खेतीहर थे, कितने प्रकार की खेतीहर थे। तो पहला इसमें खेतीहर कौन था, इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये था खुद कास्ट, इसको बोला जाता था। और खुद कास्ट क्या होता था, ये किसान जहाँ निवास करते थे वहीं पे अपना खेती करते थे, समझिए वो होते थे खुद कास्ट। वे खेतीहर जो उसी गाँव के जमीन पे कृषि कार्य करते थे जो मैंने बताया, और वहीं के निवासी होते थे, उनको खुद कास्ट बोला जाता था। उन्हें मुगल काल में देखेंगे जो दस्तावेज में इनका नाम आपको देखने को मिलेगा, तो गारू घाला या फिर जो गावेती है, ये कह के पुकारा गया है वहाँ पे। और किसानों का यह जो वर्ग था, स्वयं द्वारा जो भूमि होती थी उसका स्वामी होता था, मतलब ये इन्हीं की भूमि होती थी, वहीं पे ये रहते थे और खेती करते थे, तो इनको खुद कास्ट बोला गया है वहाँ पे। और दूसरा जो देखेंगे पही कास्ट बोला गया है, अगला जो किसान का टाइप है यहाँ पे, तो उसको पही कास्ट बोला गया है। ये होते थे मतलब समझिए कि दूसरे गाँव में जाके खेती करते थे, तो कृषकों का ये दूसरा समूह था वर्ग पाही, अर्थात बाहरी कहलाते थे। इनके अंतर्गत ऐसे कृषक आते थे, मतलब इसके अंतर्गत जो कि दूसरे गांव में जाके कृषि करते थे और अस्थायी निवासी होते थे। तो अब वहीं पे रह के, जैसे आज भी आप देखेंगे तो मतलब क्या है, जो बिहार यूपी वाले जो मजदूर हैं वहाँ पे पंजाब में जाके कृषि ही करते हैं, कृषि में काम करते हैं वहाँ पे। तो अब वो आप जोड़ के देख सकते हैं, पही कास्ट से वहाँ पे जाके कृषि करते हैं और वहाँ से कुछ दिनों बाद कृषि करके फिर अपने यहाँ पे चले आते हैं। जब भी सीजन आता है तो इनको पही कास्ट बोला जाता था, कि मतलब वो दूसरे जगह जाके कृषि करते थे। और अगला है मुजारियन, इनको बोला जाता था, ये भी तीसरा श्रेणी था कृषकों का। तो ये जो खुद कास्ट होते थे, मतलब ये पहले वाले, इससे क्या करते थे, भूमि ले लेते थे, मतलब इनके पास अगर ज़्यादा किसी के पास भूमि है तो ले लेते थे और यहाँ पे कृषि करते थे ये, और फिर हिस्सेदारी जो होती थी अंश के रूप में खुद कास्ट जो मालिक है वहाँ का उसको दे देते थे। ऐसे कृषक वर्ग को जिसके पास उपयुक्त मात्रा में जमीन नहीं होती थी, वे खुद कास्ट कृषक जो होते थे उनसे किराए पे लेके भूमि और खेती करते थे। जैसे आज भी बटाईदारी व्यवस्था आप देख सकते हैं, जो जाएंगे गांव में तो आपको देखने को मिलेगा वहां से। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो अब तो शहर में पलायन कर गए, जो राजपूत या फिर जो ब्राह्मण है तो वो शहर में पलायन कर गए। अभी समझिए वहां पे घर पे रहने वाला कोई नहीं है, तो वो बटाई पे जमीन दे देते हैं और जाके वहाँ पे जो उपज होती है उसका लेते हैं पैसा। उस टाइप में आप समझ सकते हैं, पैसा लेते हैं या फिर जितना मतलब उपज हुआ उसका अनाज ही ले लेते हैं। और आईने दहसाला जो प्रणाली थी जो मैंने अभी बताया, अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी 24वें वर्ष पे 1580 में, और यह पद्धति लागू हुई। इसके अनुसार जो श्रेणियां थी तथा कीमतों के स्तर के विषय में 10 वर्ष पे समझिए हाले दहसाला बोला जाता था का आकलन किया जाता था। और उसके बाद में क्या होता था, वार्षिक राजस्व ही वसूला जाता था, उसका 10वां भाग जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ही दिखाया था आपको कैलकुलेशन करके। जो ज़मीन होगी उसका समझिए 10 साल का निकाल लिया जाएगा वहाँ पे, और 10 साल का आपको देना है EMI में पर ईयर। ऐसा नहीं है कि 10 साल पे देना है, पर ईयर में ही देना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुगल काल में देखेंगे भू राजस्व की जो दर थी 1/3 मतलब 33% मान के चलिए ये लगती थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये 1/2 हिस्सा हो गया, मतलब 50% टैक्स यहाँ पे लिया जाता था। तो इसी व्यवस्था को नस्क प्रणाली बोला जाता है, भू राजस्व की नस्क प्रणाली, क्योंकि ये औरंगजेब द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि इसको पैसा की बहुत ज़रूरी थी। दक्कन में जो लड़ाई चल रहा था वहाँ पे राजपूतों, सिख, सतनामी, जाट सभी से युद्ध चल रहा था, उधर मराठा, बीजापुर, अहमदनगर, इन सब से युद्ध चल रहा था, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे टैक्स बढ़ा देता है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का भी देखेंगे, उसको ज़्यादातर पैसे की ज़रूरत थी, तो वो टैक्स जहाँ जहाँ से टैक्स मिलने वाला था वहाँ पे अपना हाथ फैलाता है टैक्स के लिए, क्योंकि उसको एक साम्राज्य भी विस्तार करना था। देखेंगे विद्रोह भी हो रहा था वहाँ पे, और जो फिर वहाँ पे मंगोल थे वो भी आक्रमण का खतरा था, तो वो टैक्स वसूल के सैनिक पे खर्च करता है। और सैनिक क्यों, कोई देश क्यों सैनिक पे खर्च करता है, जब या तो उसको खतरा हो या फिर वो किसी के लिए खतरा पैदा करना चाहे तभी तो करेगा वो। तो वही चीज़ है, औरंगजेब खतरा पैदा करना चाहता था जो भी अगल बगल के लोग थे, तो इसलिए सैनिकों पे खर्च करने के लिए तो फिर वो 50% टैक्स कर देता है यहाँ। और अबुल फजल जो है, तो ये आईने अकबरी जो बुक है उसमें देखेंगे कि पूरा मतलब कितना टैक्स आता था, तो ये 90 करोड़ रुपया आका है। तो 90 करोड़ बहुत भारी रकम है उस टाइम, अकबर के टाइम में तो समझिए बहुत भारी रकम है 90 करोड़ रुपया, ये आका था कि मतलब टैक्स से मिलता था। और अब हम देखेंगे मुद्रा प्रणाली, तो ये मुगल कालीन मुद्रा है। तो मुद्रा मतलब समझिए आज भी चलती है, उसी टाइप की मुद्रा होगी, लेकिन उस टाइप पे मतलब ये कागजी जो आप टोकन करेंसी देखेंगे वो नहीं चलती थी, क्योंकि टोकन करेंसी सरकार की मान्यता पे तो चलती है, लेकिन इसको छापना बहुत मुश्किल होता है, छापना मुश्किल होता है। और उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि आप मतलब इस टाइप की कागजी मुद्रा चालू कर दे और कोई ना छाप सके। उस टाइम मतलब टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कागजी मुद्रा टोकन जो करेंसी होती है, तो इस वजह से वो लोग जो होते थे वस्तु वाली मुद्रा ही छापा जाता था वहाँ पे, ताकि वस्तु उतनी ही कीमत की होती थी। फुल बॉडेड
बोलते हैं इसको। मतलब जितना वस्तु की कीमत होती है उतना ही का मुद्रा होता है सोने चांदी का। तो ये उस टाइम अगर आप चोरी भी कर लिए या फिर ढाल भी लिए तो उतना तो पैसा लग ही जाएगा आपको, मतलब ढालने या फिर जो बनाने में। तो इस वजह से इस टाइप की मुद्रा वहाँ पे चलाई जाती थी। तो मुगल की जो राजस्व नीति थी, रेवेन्यू पॉलिसी के परिणाम स्वरूप एक मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी। तो मुद्रा के बिना तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं रहती है, ये आपको समझना पड़ेगा। इस अर्थव्यवस्था की नवीन जो था ये शेर शाह सूरी ने डाली थी एवं अकबर ने। तो आपको अगर मैंने बताया होगा जो शेर शाह सूरी का प्रशासन, तो उसमें मैंने अर्थव्यवस्था के भी बारे में आपको बताया था। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा इजी वे में कि जो जितना भी मुद्रा वो चालू करता है वही चीज़ें अकबर उसको कंटिन्यू कर देता है, थोड़ा बहुत उसमें एडिट करके, जो मैंने आपको बताई। और अकबर ने लाहौर, अहमदनगर, बीजापुर, जौनपुर एवं पटना आदि में टकसालें स्थापित की। टकसालें बहुत सारी स्थापित करता है, लेकिन देखेंगे सबसे ज़्यादा टकसाल वहाँ पे औरंगजेब स्थापित करता है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में साम्राज्य सबसे बड़ा भी था और सबसे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत भी थी। तो वहाँ पे छापो और फिर यूज करो पैसा, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाता है, ज़्यादा पैसा छापिएगा तो वहाँ पे। लेकिन उसको उससे क्या मतलब था, उसको तो बस सैनिकों को सैलरी देना था और युद्ध करना था। और आईने अकबरी से हमें पता चलता है 1595 में कि लगभग 42 टकसालों में तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और 14 टकसालों में चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, और जो 4 टकसाल थे उसमें सोने के मुहर ढाली जाती थी, मुहरें ढाली जाती थी। मुगल कालीन सिक्का निम्नलिखित है, ये अभी तो मैं बताऊंगा। तो समझिए उस टाइम 1595 में जो हमें आईने अकबरी से पता चलता है, तो 42 टकसाल तो समझिए तांबे के जो सिक्के हैं उसको बनाने के लिए थे, और 14 टकसाल थे जिससे चांदी के सिक्के बनते थे, और 4 टकसाल ऐसे थे जिससे समझिए सोने के सिक्के बनते थे। तो ज़्यादातर तो चांदी और तांबे के ही सिक्के यूज होते थे। तो ये व्यवस्था थी यहाँ पर। और सबसे पहले समझिए कि बाबर जो था ये काबुल में चांदी का सिक्का ये चलवाता है, जो कि देखेंगे शाहरुख नाम का ये रहता है, और जो कंधार रहता है वहाँ पे बाबरी नाम का भी सिक्का ये चलवाता है। तो सबसे पहले वहाँ पे ये चलाता है। और शेर शाह सूरी जो आता है तो सूट देखेंगे चांदी का रुपया चलवाता है, तांबे का पैसा चलवाता है वहाँ पे जो शेर शाह सूरी आता है। और बाद में अकबर जो रहता है सोने का संसब बोला जाता है, उसको संसब चलवाता है, जो सिक्के का नाम था। ये सबसे बड़ा सिक्का था। इन्हें इलाही भी बोला जाता था। तो सोने को सिक्के को इलाही के नाम से भी आप देखेंगे पुकारा गया है, और चांदी का वर्गाकार जो सिक्का होता था उसको जलाली नाम से पुकारा गया है, और तांबे का जो सिक्का था उसको दाम नाम से पुकारा जाता था। तो ये हम तो देखेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे रुपया जो था ये चांदी का होता था, और इसका वजन 175 ग्रेन और 1.3 बराबर 1 ग्रेन होता था। तो ये सिक्के का मेजरमेंट है, जैसे हम डॉलर से नापते हैं ना वैसे ही मेजरमेंट है ये। वहाँ पे करेंसी का वैल्यू निकाला जाता है कि कौन सा करेंसी किसके, मतलब जो पीपीपी आप देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वहाँ पे हम नापते हैं कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर से कितना चीज़ें वस्तु खरीदी जा सकती है, तो हमारे रुपया से वस्तुएं खरीदी जा सकती है, चाहे पाउंड है, सबसे नापते हैं। तो ये समझिए नापने का एक तरीका था। और दाम बोला जाता था, ये तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता था, जिसका वजन 32 ग्रेन था समझिए, और ये 40 दाम बराबर 1 रुपया होता था, यहाँ पे समझ सकते हैं। और अगला जो आप सिक्के का देखेंगे तो ये जीतल था। मुद्रा व्यवस्था में जीतल सबसे छोटा होता था, समझिए सबसे छोटा होता था, और यह तांबे से बनता था। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। और तांबे को दाम भी कहीं कहीं पुकारा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो यहाँ पे लिखा भी है, तांबे को दाम पुकारा गया है, दाम भी बोला जाता था उसको। रुपए को अनेक आकारों में ढाला जाता था, इसमें चालानी एवं जलाली महत्वपूर्ण। तो रुपए को अनेक आकारों में ढाला जाता था, इसमें चालानी और जलाली महत्वपूर्ण थे। तो मतलब ये एक मेजरमेंट है, मतलब कैसे सिक्का होगा, गोल होगा या फिर चौकोर होगा, आयताकार जिसे बोलते हैं। तो ये मतलब वो था सिक्का कैसा हो। और चालानी का प्रचलन देखेंगे शेर शाह ने, जबकि जलाली का प्रचलन अकबर ने किया। तो ये इतना मतलब डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और मोहर जो था यह सोने से निर्मित होता था, जो गोल एवं चौकोर दोनों आकार का होता था, ये मोहर देखेंगे। और गोल मोहर इलाही एवं चौकोर जो मोहर होता था लाल जलाली के नाम से विख्यात। तो गोल मोहर को यहाँ पे इलाही बोला जाता था, और जो चौकोर मोहर था वहाँ पे जलाली के नाम से इसको पुकारा जाता था। तो यही चीजें आप यहाँ भी देख सकते हैं। और तांबे का सबसे जो छोटा सिक्का उसको जीतल भी बोला गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जीतल भी उसको बोला गया है तांबे के सबसे छोटे सिक्के को, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पे जीतल बोला गया है, ये क्वेश्चन आता है। और शाहशाह जो था ये स्वर्ण से निर्मित सबसे भारी सिक्का था, इसका वजन देखेंगे 100 तोले के बराबर होता था, जिसका मूल्य लगभग 100 मोहरों के बराबर होता था। तो समझिए ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था, जो कि 100 मोहरों के बराबर होता था। जो मोहर मैंने बताया सोने का उसके बराबर होता था। और सर्वाधिक जो रुपया औरंगजेब के काल में ढाला गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो शाहजहां था तो ये आना नाम का एक सिक्का बनवाता है, करेंसी इंप्लीमेंट करता है, समझिए सिक्का मान सकते हैं आना नाम का। और जो जहांगीर रहता है ये भी एक बनवाता है, निसार नाम का एक देखेंगे कि सिक्का बनवाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। और टकसाल का जो अधिकारी होता था, जो मतलब
पैसा छापता था वहाँ पे। तो ये टकसाल का अधिकारी को वहाँ पे दरोगाए दारुल जर्ब बोला जाता था। तो ये भी आप लोग अगर याद रख सके तो रखिएगा, मतलब कॉपी पेन तो लेके बैठना ही है वहाँ पे लिखने के लिए। और ये सिक्का आपने देख लिया। और खेती में और भी चीज़ें हैं, जैसे अब पैसा तो हो गया, अब इसमें हमें उद्योग धंधा भी देखना है थोड़ा सा। हम देखेंगे टैक्स वैक्स, मतलब तो ये था ही वहाँ पे। थोड़ा लोन वोन की भी व्यवस्था तो होगी ही, किसान को तो लोन की भी ज़रूरत होगी, चाहे व्यापारी होंगे, तो ये सब भी हमें देख लेना चाहिए। तो ये अब हम देख, तो ये नस्क प्रणाली जो मैंने बताया औरंगजेब शुरू किया था, इसमें भूमि को माप के बिना ही लगान लगा दिया जाता था। तो अब समझिए बिना माप के ही लगान इस पे लगा दिया जाता था। तो क्योंकि उसको पैसा की ज़रूरत है, अब पैसा की ज़रूरत है तो वो नापने में थोड़ी ही उतना पैसा लगेगा कि नाप तौल कराओ फिर हम वहाँ पे टैक्स लगाएंगे। तो बिना नापे ही 50% टैक्स तुम्हें देना है, जितना भी उपज करो मुझे उससे मतलब नहीं है, ये लगा देता है नस्क प्रणाली, जो कि औरंगजेब लगाता है ये प्रणाली। और खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए राज्य की ओर से जो लोन दिया जाता था, समझिए ये बैंकिंग व्यवस्था टाइप का था, उसको तकावी लोन बोला जाता था, तकावी ऋण के नाम से बोला जाता था, जो कि मतलब स्टेट था उसके ओर से किसानों को दिया जाता था। और भू राजस्व के अलावा देखेंगे, अब एक तो टैक्स मिलता नहीं है, जैसे गवर्नमेंट है तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स भी मिलता है, उसमें जीएसटी में तो उसको सेल टैक्स भी मिलता है। देखेंगे जो पीआईटी पर्सनल इनकम टैक्स वो भी मिलता है, जीएसटी से भी पैसा आता है, बहुत जगह से पैसा आता है, कस्टम ड्यूटी से भी पैसा आता है, वहाँ पे जो होता है एक्साइज ड्यूटी से भी आता है, बहुत तरह से टैक्स आता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी, मतलब देखना पड़ेगा। अब एक तो भू राजस्व हो ही गए, और दूसरा है कि जजिया से भी पैसा आता था। जजिया और जकात दोनों टैक्स लिया जाता था। तो जजिया था तो वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जकात जो मतलब इस्लाम धर्म से मानते थे, तो ये जो था ये धार्मिक टैक्स था। तो जकात उनसे लिया जाता था लेकिन कम लिया जाता था वहाँ पे, और जजिया लिया जाता था जो कि मुस्लिम नहीं है उनसे लिया जाता था। तो ये आपको देखने को मिलेगा जजिया का कि सबसे पहले 712 ईस्वी में ही लगाया जाता है। वहाँ पे मोहम्मद बिन जो कासिम आता है वो जजिया को लगाता है, मतलब जिसको वहाँ पे जो होगी वो मुस्लिम अगर सेना वहाँ पे देती है आपको संरक्षण, तो वहाँ पे जजिया कर उसको देना पड़ेगा। बाद में कि अकबर हटा देता है इसी वजह से, क्योंकि अकबर के सेना में देखेंगे कि राजपूत बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से वो हटा भी देता है। और जब कासिम आता है तो समझिए महिलाएं, बच्चों, साधु, भिक्षुक, इन लोगों को तो बाहर रखता है इन टैक्स से। और ये टैक्स भी 12 रुपया देखेंगे, 12 टंके, 24 टंके, 48 टंके, जो जिस अनुसार अमीर है उससे उतना टैक्स वहाँ पे लिया जाता था। और फिरोज शाह जो तुगलक रहता है ये ब्राह्मणों पे भी देखेंगे कि जजिया कर लागू कर देता है। और फिर आते हैं बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं अभी तो ये ज़्यादातर चीज़ें नहीं कर पाते, इस वजह से जजिया कर जो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में चलती रहती है उसको लागू ही रहने देते हैं। और बाद में फिर अकबर आता है। अकबर देखेंगे कि 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। और फिर औरंगजेब जो रहता है ये जजिया कर को पुनः लगा देता है। और फिर देखेंगे 34 साल बाद जो फारुखसियर आता है उसके शासनकाल में, मतलब अब फारुखसियर जो लेटर मुगल हैं वो तो कमज़ोर थे, तो इस वजह से उसको जजिया हटाना पड़ता है, वहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से जजिया वो हटा देता है। और फिर लगाया जाता है, समझिए फिर जजिया लगाया जाता है, लेकिन बाद में मोहम्मद शाह जो रहता है वो जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त वहाँ पे कर देता है, मुगल बादशाह ही रहता है। और मुगल काल में कौन कौन सा वहाँ पे देखेंगे खेती में उत्पादन होता था, जो चीज़ें वो गेहूँ का उत्पादन होता था, चावल, बाजरा, दाल आदि प्रमुख खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसलें जिसको आप खा सकते हैं, उसको मतलब बेचने के लिए आप उगा नहीं रहे हैं, खाने के लिए उगा रहे हैं। और नगदी जो फसल होती है जिससे आप व्यापार करते हैं, कमाने के लिए उपजाते हैं, वो होती है। तो इसमें नील की खेती भी की जाती थी। नील के तहत ही देखेंगे जितना भी कपड़ा है उसमें यूज किया जाता था नील को, जिसे व्यापारिक महत्व के लिए उगाया जाता था, समझिए। तो इसी को नगदी फसल बोलते हैं। उद्योग धंधे भी बहुत इसमें अच्छे थे। सूती वस्त्रों का उद्योग तो उस टाइम सबसे उन्नत व्यवस्था मानी जाती थी। सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा भारत में ही उपयोग की जाती थी और पूरे दुनिया में ये बेची जाती थी उस टाइम। और फिर देखेंगे रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, तो ये उद्योग के केंद्र हैं, क्योंकि उद्योग भी तो उस टाइम था, इंडस्ट्री भी था उस टाइम। अब हम मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं बनाते थे, जो कि यूरोप में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें उस टाइम क्या डेवलप हो रही हैं, हथियार हो रहे हैं, पनडुब्बी हो रही है, लेकिन वो सब हम नहीं, हम इन सब में आगे थे और इन सब से ही पैसा कमाया जाता है। लेकिन यूरोपीय जितने भी कंट्री हैं तो वो देखेंगे उनकी इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंडेंट रहती है हथियार बेचने पे। आज भी हथियार बेच के ही वो पैसा कमाते हैं। और इसमें प्रमुख केंद्र था देखेंगे कि रेशम उद्योग का, तो इसमें आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, बंगाल, आज भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। और भारत में निर्मित जो कपड़ा को कैलिफो कहा जाता था, ये समझिए जो कपड़ा बनता था यहाँ पे। और मुगल काल में निर्मित जो मुख्य वस्तुएं थी, तो इसमें वस्तु में नील देखेंगे, सोरा था, अफीम एवं सूती वस्त्र ये प्रमुख था, मतलब कि जो निर्यात किया जाता था, यहाँ से बेच के एक्सपोर्ट किया जाता था। और इंपोर्ट करने वाली आयातित वस्तुएं सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम, इसी वजह से सोना सारा आके ट्रैप हो गया। बहुत ज़्यादा व्यापार होता था यहाँ पे। और उस टाइम व्यापार का साधन क्या था, सोना ही था। तो सोना से व्यापार करिएगा तो सारा सोना आके मतलब ट्रैप हो जाता था इंडिया में, इस वजह से इसको सोने की चिड़िया बाद में बोला जाने लगा यूरोपीय द्वारा। और समुद्री व्यापार में लगे जो
मुस्लिम व्यापारी थे उनको खोजा और बोहरा प्रमुख थे। तो खोजा और बोहरा ये समझिए व्यापारियों का प्रमुख समूह था यहाँ पे। और हीरा भी हम बहुत उत्पादन करते थे। तो ये देखेंगे गोलकुंडा और जो छोटा नागपुर का खदान था उसमें से निकाला जाता था हीरा। और विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा है ये गोलकुंडा खान से ही निकला था, तो वो मैं पहले बता ही चुका। और मुगल कालीन जो चमड़ा उद्योग भी देखेंगे बहुत उन्नत व्यवस्था थी। तो ये मैं आपको तो बताऊंगा ही। अभी हम उद्योग देखेंगे यहाँ पे, उद्योग और वाणिज्य की यहाँ पे है बहुत अच्छे से, ये हमें इसमें देखना है और बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँ। तो व्यापार में हम देखेंगे कि इसमें मुगल कालीन जो प्रशासन में देखेंगे जो थोक व्यापारी होते थे, मतलब उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो उनको सट्टे, बोहरा, मोदी, आज भी ये नाम आपको सुनने को मिलेगा गुजरात में। तो इस नाम से उनको पुकारा जाता था। जो व्यापारी होते थे, व्यापारी समूह होते थे, उनको इस नाम से पुकारा जाता था। जबकि खुदरा व्यापारी होते थे उनको वानिक बोल के पुकारा जाता था। वानिक नाम था उनका। बोहरा, मोदी ये सब जो थे ये बड़े व्यापारी थे। और ये जो खुदरा व्यापारी आप देखेंगे कि जो रहते हैं जगह चेंज करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाके व्यापार करते रहते हैं, वो होते हैं। और बड़े बड़े कंपनी धारक को देखेंगे, इनका नाम मोदी, बोहरा, सट्टे, ये बड़े व्यापारी थे यहाँ। और मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम जो था ये हुंडी, एक प्रकार का समझिए अल्पकालिक ऋण होता था। तो आप बॉन्ड समझ सकते हैं। बॉन्ड में क्या होता है, आपको 100 रुपया अगर लेना हो किसी से, मतलब तो आप बॉन्ड जारी कर देते हैं कि 90 रुपया तो ले लेते हैं उससे। आप बॉन्ड धारक को बोलते हैं कि मैं 100 रुपया दूंगा, तो उसको 10 रुपया वहाँ पे जो लोन अमाउंट होता है, मतलब समझिए कि जो उसका इंटरेस्ट होता है वो मिल जाता है। तो वही अल्पकालिक जो ऋण होता था उसका माध्यम था। हुंडी जारी की जाती थी या वह चिट्ठी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद में कुछ कटौती पे करना होता था। तो यही बॉन्ड आप देखेंगे कि बॉन्ड में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को मान लीजिए लोन लेना हो तो वो एक बॉन्ड जारी करती है कि मैं बॉन्ड मतलब इतना 100 रुपया तुम्हें दूंगा, अभी मुझे तुम लोन दे दो। तो वो 90 रुपये का लोन दे दिया जाता है वहाँ से, और जो बीच में गैप बचता है 10 रुपये वो उसका इंटरेस्ट हो जाता है, जो कि ब्याज भी आप मान सकते हैं। तो वही यहाँ पे हुंडी भी जारी की जाती थी अगर व्यापारियों को पैसा का वहाँ पे जरूरत है। तो व्यापारी को पैसे का तो जरूरत पड़ेगा ही आपको, जैसे पता है। तो और मुगल काल में जो देखेंगे जो चुंगी का दर था, तो चुंगी का दर मतलब चुंगी भी टैक्स ही है और इसका 2.5% लगता था व्यापार पे, लेकिन किंतु देखेंगे बाद में बढ़ा के इसको 3% कर दिया गया था। चुंगी मतलब टैक्स को बढ़ा के व्यापार आदि ये सब जो होता है इस पे टैक्स बाद में बढ़ा दिया गया था। तो ये औरंगजेब के टाइम में बढ़ाया गया होगा ताकि उसको पैसे की तो जरूरत है जो मैंने आपको बताया, तो इस वजह से ये बढ़ा दिया गया होगा। और जो बिरजी बोहरा थे तो ये प्रसिद्ध व्यापारी कहाँ के आपको देखने का मिलेगा, तो ये सूरत के अधिकारी थे। तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा ये सब जो चीज़ें हैं कि बिरजी, बोहरा ये किससे रिलेटेड है जो ये शब्द है, तो आपको व्यापारी बताना होगा। चाहे बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे पूछ सकता है कि कहाँ के व्यापारी को इस नाम से पुकारा जाता था। और जो कुछ प्रमुख व्यापारी थे तो सूरत में देखेंगे कि अब्दुल गफूर और फिर अहमद चायबाजी, गोलकुंडा के देखेंगे मीर जुमला था, तथा कोरोमंडल के तट पे मलय चेट्टी, काशी में देखेंगे वीरना तथा सुनका में राम चेट्टी। तो ये व्यापारी समूह था। जैसे आज भी आप देखेंगे व्यापारी परिवार भी आपको देखेंगे, अंबानी, अडानी ये सब लोग हैं। तो इस टाइप के जो रईस लोग उस टाइम होते थे तो उनका नाम दिया गया है कहाँ कहाँ पे ये व्यापारी देखने को मिलते हैं आपको। और 18वीं शताब्दी में देखेंगे बंगाल एवं गुजरात में टन प्रदान करने की एक नई व्यवस्था जारी की गई जिसे ददनी प्रथा बोला जाता है। तो ये अग्रिम संविदा एवं पेंशन था। तो इसमें अग्रिम ही मान लीजिए कि सैलरी या फिर पेंशन आपको दे दिया जाता था और काम कराया जाता था आपसे, मतलब समझिए आपको जैसे दास बनाया जाता था वैसा था। तो इसके अंतर्गत देखेंगे दस्तकारों को जो विशेष होते थे जुलाहे समूह, उनको अग्रिम पेंशन देकर उनसे करार कर लिया जाता था। तो मतलब पहले एडवांस में आपको दे दिया गया जिस काम के लिए हो, और फिर आपसे एग्रीमेंट कर लिया गया कि आपसे ये काम कराया जाएगा। ये व्यवस्था थी यहाँ पे। तो ये व्यापार से ही रिलेटेड है। और अकबर ने आंतरिक व्यापार पर लगने वाला शुल्क जो था राहदारी शुल्क, इसको समाप्त कर दिया। मुगल काल में सबसे अच्छी नील गुजरात में सारे खेज में तथा फिर बयाना में पैदा होती थी। तो ये 2 गुजरात का इलाका है जहाँ पे नील पैदा होता था। तो नील कपड़े के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट पे तथा बिहार में उत्पादन किया जाता था, सोरा जो होता था। और जो ये टैक्स हटाया गया अकबर द्वारा ताकि व्यापार बढ़ सके। जब भी टैक्स मतलब कम किया जाएगा, अब मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री अगर आप टैक्स लगाइएगा तो जो वस्तु होती है वो महंगी हो जाती है। महंगी हो जाएगी तो फिर लोग खरीद नहीं पाएंगे। और जब टैक्स कम किया जाता है तो वस्तु सस्ती होगी, सस्ती होगी तो सभी लोग खरीद पाएंगे। तो फिर कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और उत्पादन होता है। टैक्स का रेट तो आप कम कर दिए, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स आपको मिलेगा तो वो ज़्यादा मिलता है। वही जीएसटी का जो हमने लगाया है तो वही मोटिव। और मुगल काल में देखेंगे सोने चांदी का इतना आयात बढ़ गया कि बर्नियर टिप्पणी करते हुए कहता है कि विश्व के प्रत्येक भागों से सोना जो है चक्कर लगाने के बाद जो भारत में आके सोना चांदी
भारत की दलदल में आके दफन हो जाता है, मतलब भारत में आके फंस जाता है। तो अब उस टाइम व्यापार का जो माध्यम था तो वो सोना ही था। अब सोना से व्यापार ज़्यादातर यहाँ से चीज़ें निर्यात होंगी तो फिर क्या होगा, सोना से ही होगा। तो सोना आके फिर यहाँ पे जमा होगा, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मतलब निर्यात की जाती थी। तो जितना भी सोना था विश्व का आके यहाँ पे ट्रैप हो जाता था भारत में। इसीलिए इसको बाद में देखेंगे कि यूरोपीय द्वारा सोने की चिड़िया बोला गया, और बाद में देखेंगे कि यूरोपीय लगातार यहाँ पे आते हैं यही धन संपत्ति देख के भारत। तो ये होता है। और निर्यात में मतलब हम ज़्यादातर देखेंगे किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, तो देखेंगे सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र जो होता था, गर्म मसाला, अफीम, नील का, काली मिर्च का, चीनी का, इन सब चीज़ें मतलब कृषि प्रधान उस टाइम अर्थव्यवस्था होती थी। तो यही चीज़ें हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे। और इम्पोर्ट में आप देखिएगा तो हम मंगाते कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब आयात कौन सी चीज़ें करते थे, तो वहाँ पे घोड़े का, और फिर चीन से रेशम का, फिर बर्तन का, चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते थे, कांच का भी हम थोड़ा बहुत मंगाते थे, यूरोप से शराब मंगाते थे, अफ्रीका से दास मंगाते थे, वहाँ पे सोना चांदी ये सब चीज़ें आती थी। तो आज भी देखेंगे सोना चांदी हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। और दूसरा नंबर है शराब, तो शराब आज भी हम ज़्यादा आयात करते हैं। और रेशम फिर चीन से होता ही है। घोड़ा आदि उस टाइम जो इम्पोर्टेंट था, तो घोड़ा सैनिक में यूज किया जाता था, तो घोड़े भी हम मंगाते थे, यूरोप, अरब, रूस सभी जगह से मंगाते थे वहाँ पे घोड़े सैनिक यूज के लिए। तो आज भी हम देखेंगे सैनिक यूज में अब तो घोड़े का उतना महत्व है नहीं। तो अब घोड़ा के जगह पे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फाइटर जेट हो गया, चाहे तोप हो गया, चाहे राइफल, जितनी भी चीज़ें हैं तो हम तो वो मतलब सैनिक उपयोग के लिए मंगाते ही हैं। देखेंगे यूरोपियन कंट्री से, और चाहे अमेरिका, रसिया, सभी से मंगाते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बस मतलब हमारा जो ज़रूरत है वो चेंज हो गया है, और वो भी अपने ज़रूरत मतलब जो हमारा ज़रूरत है उसी के अनुसार जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बनाती है। कल आप मान लीजिए कि जो चीज़ें हैं अगर कंज्यूम करना छोड़ देंगे तो वो कंपनी भी बनाना छोड़ देगी, चाहे जो भी वस्तु। तो ये आपने व्यापार देख लिया। और कुछ प्रमुख यहाँ पे जो मतलब कुछ प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था, तो देखेंगे कैम्बे, सूरत का, भरौच का, गोवा का, चटगांव, सोनारगांव, मसूलीपट्टनम, कोचीन, कालीकट, ये कुछ प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से मतलब समुद्र से व्यापार होता था सभी इलाकों में। तो अब हम देख लेते हैं मुगल कालीन जो फिर समाज था। तो समाज भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि सभी चीज़ें तो देखनी पड़ रही है, तो समाज भी हमें देखना होगा। मतलब पूरा टोटल ये होगा 360 डिग्री में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, वैसे ही कंप्लीट होगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता था, भोजन कैसा था, आज जैसा हमारा भोजन है, आज संस्कृति कैसा है, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, वहाँ पे सभी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, एक चीज़ों से नहीं होगा। तो मुगल कालीन जो समाज था ये 2 वर्गों में विभक्त है। जैसे कि आज भी आप देखेंगे 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर होते हैं, एक गरीब होते हैं। तो उस टाइम भी ये चीजें थी। और जनसाधारण वर्ग था एक, और देखेंगे एक जो अमीर वर्ग था तो वो अलग ही था। जनसाधारण वर्ग में किसान आज भी आपको देखने को मिलेंगे, दस्तकार जो कि छोटा मोटा दुकान व्यापार ये सब लोग करके फिर अपना गुजारा करते हैं, मजदूर भी शामिल होते हैं इसी में, निचले वर्ग में ही आते हैं। और इसी में दास, भिखारी, व्यापारी सभी आते थे। व्यापारी तो ऊपर वाले में आते थे, इसमें आते थे नौकर वगैरह सब आते थे निचले वर्ग में। तो 2 वर्ग था। और जो उच्च वर्ग के लोग थे तो वो कौन होते थे, तो देखेंगे जो मनसबदार हैं, चाहे जो जागीरदार है, चाहे जो जमींदार है, ये उच्च वर्ग में उस टाइम आते थे। तो उस टाइम उतना व्यापार तो मतलब था, तो व्यापारी तो आते ही थे, लेकिन ज़्यादातर ये जो अधिकारी होते थे तो ये सरकारी अधिकारी ही होते थे। ये लोग ज़्यादातर देखेंगे अमीर होते थे। और निम्न वर्ग में वही जो मैंने अभी बताया वो लोग आते थे, क्योंकि इनको अच्छा खासा सैलरी मिलता था, जो स्टेट होता था वो सैलरी अच्छा खासा देता था, तो ये लोग फिर वहाँ पे अच्छा जीवन बिताते थे। और मध्य वर्ग भी था, तो समझिए उच्च निम्न तो हो ही गया। निम्न में किसान, मजदूर, दस्तकार, नौकर, दास, भिखारी ये सब आएंगे। लेकिन मध्य वर्ग देखेंगे उसमें व्यापारी आता है, वैद्य आता है, हकीम, सरकारी अधिकारी, कुछ सरकारी अधिकारी होते थे। ये मनसबदार, सूबेदार, ये लोग तो ऊपर के पद पे होते थे, तो ये उच्च वर्ग में आएंगे। लेकिन जो मध्य में आते थे वो जो उनसे छोटे लेवल के अधिकारी होते थे वो आता था लोग, धार्मिक नेता, कलाकार, ये लोग आता था मध्य वर्ग में, जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगा। और उच्च वर्ग में वही सूबेदार, जमींदार, राजपूत राजा, मनसबदार, ये लोग आते थे, मतलब सबसे ऊंचे वर्ग। और फिर जाति प्रथा सभी जगह प्रचलित थी, जैसा मैंने बताया। और जाति प्रथा में आपको देखेंगे हिंदू समाज में जाति प्रथा ज़्यादातर प्रचलित थी। ऊंच नीच, छुआछूत ये सब भी चलता था। और मुसलमानों में भी ऊंच नीच था ज़्यादा, लेकिन जाति प्रथा कम था वहाँ पे। छुआछूत था, ऊंच नीच तो उसमें भी था, लेकिन जाति प्रथा वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी। और हिंदू जो मुस्लिम थे, अब यहाँ पे थोड़ा ये लोग मिलके जीवन व्यतीत करने लगे थे, लेकिन पहले मतलब इतना तर इन लोगों में मेलाप नहीं था। अब सभी पर्व में सभी का शामिल होना, हिंदू पर्व में मुस्लिम का शामिल होना, मुस्लिम पर्व में हिंदुओं का शामिल होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलने लगी थी। मतलब मिल के रहने लगे थे, जो कि आपको दिल्ली सल्तनत टाइम में नहीं मिलेगा देखने। और अकबर के टाइम, मतलब अकबर की जो पॉलिसी थी, इस वजह से ये लोग साथ में आते हैं। और
और स्त्रियों की क्या स्थिति थी तो देखेंगे मुगल काल में कुलीन स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी, जो कुलीन वर्ग होता था। तो यही कुलीन वर्ग है, मनसबदार, जो सूबेदार हैं, जमींदार, ये लोग कुलीन वर्ग में आते थे। तो इनकी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उतना इंडिपेंडेंट नहीं थी जितना आप देखेंगे कि निचले कास्ट की स्त्रियों को इंडिपेंडेंट आप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक साथ जो पुरुष होते थे उनके साथ खेतों में काम करना, सभी चीज़ों में काम में हाथ बटाना, लेकिन इन लोगों को ये सब चीज़ों की छूट नहीं थी यहाँ पे। और समाज में विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि ये सब निषेध किए गए थे अकबर द्वारा, आपको देखने को मिलेगा। निषेध किए थे, लेकिन ये सब चीज़ें चलती थी, आपको मानना पड़ेगा। पर्दा प्रथा तो मुस्लिमों में ही चलती थी, तो ये भी चीज़ें चलती थी वहाँ पे। बाल विवाह राजपूतों में चलता था, तो मतलब राजपूतों में ऐसा था कि कन्या का जन्म बुरा माना जाता था वहाँ पे, और वहाँ पे बाल विवाह जल्दी से हो जाता था, जो मैंने कारण पहले भी बताया आपको। ये सब चीज़ें होती थी, बाल विवाह, दहेज, और आपको देखने को मिलेगा दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि जो कुरीतियाँ थी ये प्रचलित थी समाज में। दहेज भी दिया जाता था बहुत बड़े लेवल पे, जो कि आज भी समाप्त नहीं हुआ है। सती प्रथा ये भी समाज में चलती थी। मतलब ये सब स्त्रियों की स्थिति बता रहा है, स्थिति उनकी गिरी हुई ही थी पूरी तरह से। और हिंदुओं में विधवा विवाह तो वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे उनको मतलब माना जाता था कि तुम्हें जो उसके परिवार वाले हैं जहाँ पे शादी हुआ है उसकी सेवा करनी चाहिए जिंदगी भर। लेकिन मुस्लिमों में विधवा विवाह अच्छा माना जाता था, जल्दी से जल्दी वहाँ पे सोचा जाता था विधवाओं का शादी हो जाए वहाँ पे। तो ये चीज़ें थी। और अकबर जो रहता है ये बाल विवाह भी नियंत्रण करने को कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाता, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती है, वो आपको पता ही है। और जो भूमिहीन किसान होते थे तथा श्रमिक होते थे, समाज में उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति थी। मतलब जिसके पास भूमि भी नहीं है, मतलब भूमि तो है नहीं तो वो किसानी तो कर ही नहीं सकता, और यही जो भूमि नहीं है तो फिर ये क्या होगा, श्रमिक होगा, मतलब जाके कहीं पे काम करेगा, मजदूर होगा। तो इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जो कि आपको आज भी देखने को मिलेगा। जिसके पास भूमि नहीं है, तो भूमि तो अब है भी, उसकी भी दयनीय स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो भूमि ना होने का तो मतलब समझिए कितना वहाँ पे स्थिति दयनीय होगी। भूमि नहीं होगा तो वो श्रमिक वाला काम करेगा, जो कि आपको आज भी देखने को मिल रहा है कि मतलब श्रमिक जो मजदूर होते हैं उनको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आज भी आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ पे इनकी दयनीय स्थिति थी। ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा। और समाज जो था ये सामंतवादी जो संस्था था उसके समान ही दिखता था, जिसके शीर्ष पर बादशाह होता था। सामंतवादी व्यवस्था मैंने बताया है। सामंत मतलब समझिए स्टेट का शासन चलाते थे, सबसे ऊपर के होते थे अधिकारी, और ये अपने आप को मतलब बादशाह ही जैसा समझते थे। अपने जहाँ पे एरिया पे ये लोग राज करते थे वहाँ के बादशाह ही समझिए ये थे। तो ये व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही दिखती है, जैसे कि शीर्ष पे बादशाह दिखता है वैसे ही सामंत दिखते थे यहाँ पे। और विधवा विवाह महाराष्ट्र के गौड़ ब्राह्मणों तथा पंजाब एवं यमुना घाटी के जाटों में प्रचलित है। तो यहाँ पे थोड़ा विधवा विवाह जो था ये प्रचलित था, लेकिन बाकी जगह पे देखेंगे हिंदुओं में विधवा विवाह चलता नहीं था वहाँ पे। और बादशाहों तथा राजाओं के बड़े बड़े जो सरदार होते थे वो हरम में हजारों स्त्रियों को रखते थे, रखैल बना के दासियों के रूप में रखते थे। तो ये आपको देखने को ही मिलेगा। जो भी बहुत अमीर होता था उनको मतलब समझिए कि स्त्रियों का एक समूह रखते थे बना के, जो कि हरम दल बोला जाता था। उसमें स्त्रियों का ग्रुप होता था, वो अपने मनोरंजन के लिए उनका यूज करते थे। ये सब चीज़ें चलती थी वहाँ पे। एक से अधिक विवाह, मतलब स्त्रियों को समझा जाता था बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो भोग विलास की वस्तुएं समझा जाता था, जो कि आज हम ये सब चीज़ें टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम हो ये सब चीज़ें। और बहुत सारी चीज़ें कम हुई भी हैं और हो भी रही हैं और आगे होंगी भी। और मुगल बादशाहों में देखेंगे एक औरंगजेब भी था जो कि अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। तो देखेंगे बादशाह जो होते थे 5-5, 10-10, 20-20, जहांगीर की तो समझिए 20 शादियाँ हुई थी वहाँ पे। बहुत शादियाँ होती थी सभी राजाओं में, एक राजा नहीं पे सभी राजाओं में। लेकिन जो औरंगजेब था ये एक पत्नी जो थी इस पे समर्पित था ये। तो ये थे। और थोड़ा सा आपको समझिए कि भोजन और मनोरंजन में तो दूध, घी, मक्खन, मिठाइयाँ, शराब, भांग, अफीम, इन सब का यूज किया जाता था वहाँ पे। उस टाइम पे बहुत मतलब नशे का यूज किया जाता था, शराब आता था वहाँ भी, और भांग अफीम जो होता था ये सब बहुत ज़्यादा चलती थी वहाँ पे। और खेल में देखेंगे कि पोलो, पट्टेबाजी वहाँ पे, मल्ल युद्ध, घुड़दौड़, तेको दौराना, ये सब वहाँ पे, और तीरंदाजी ये सब चलती थी। खेल में देखेंगे यूज किया जाता था मनोरंजन के लिए। और शिकार में मछली पकड़ना फिर वो सब तो चलता ही था, मछली का शिकार समझिए। और फिर मतलब जंगलों में जाके राजा तो शिकार करते ही थे। उसी वजह से देखेंगे कि जो बाघ और शेर की ये सब प्रजातियां है वो सब ये शिकार करने से ही तो लुप्त हुई है। उस टाइम मतलब शिकार करना बहुत बहादुरी का खेल माना जाता था, जो कि आज हमें मतलब उनका कंजर्वेशन करना पड़ रहा है जानवरों का। और पुरुष जो मतलब जो पहनावा उस टाइम का देखेंगे तो पुरुष जो हिंदू पुरुष आपको देखने को मिलेगा धोती, कुर्ता, कमीज, टोपी, कोट, ये सब
लोग पुरुष जो हिंदू के होते थे वो पहनते थे, और महिलाएं क्या पहनती थी, साड़ी, पेटीकोट, वहाँ पे घाघरा, सलवार, ये सब चीज़ें चलती थी हिंदुओं में। और मुस्लिम में फिर क्या देखेंगे, जो पुरुष होते थे वहाँ पे कोट पहनते थे, चूड़ीदार, जो देखेंगे आज भी चूड़ीदार पैजामा वो लोग पहनते हैं, कोट पहनते थे और लंबी टोपी पहनते थे, जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगा मतलब हमारे मुस्लिम समाजों में। और फिर महिला वहाँ पे क्या पहनती थी, महिला को देखेंगे पैजामा, सलवार, कुर्ता, ये सब वो लोग पहनती थी जो मुस्लिम महिलाएं थी। तो ये चलता था, ये समाज आप देख लिया। अब हम थोड़ा सा कला और संस्कृति देख लेते हैं। कला और संस्कृति का तो स्पेसिफिक समझिए कि वीडियो आएगा, मतलब आर्ट एंड कल्चर वाला, लेकिन थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आएंगी नहीं। तो मुगल कालीन जो कला है, यहाँ पे आपको कला और संस्कृति में देखेंगे कि मुगल काल के इतिहास को प्रसिद्ध जो मुगल काल है, बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकल युग बोला गया है। अब द्वितीय क्लासिकल युग मतलब समझिए, एक तो गुप्ता पीरियड को बोला गया है वहाँ पे क्लासिकल युग, और एक इस पीरियड को भी बोला गया। पूरा तरह से नहीं बोल सकते आप आर्ट एंड कल्चर में इनके बढ़ावा होगा। एक आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कि मतलब जो शाहजहाँ था तो वो ज़्यादातर आर्किटेक्चर में ध्यान दिया है और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे निर्माण कराया है, लेकिन पूरी तरह से देखेंगे कि कोई कोई इतिहासकार मुगल फेज को ही स्वर्ण युग बोल देता है आर्ट एंड कल्चर वाले क्षेत्र में, जो कि सही नहीं। और मुगल स्थापत्य कला का इतिहास फिर प्रारंभ होता है, जैसे इतिहास उनका राजाओं का आता है वैसे ही मतलब इतिहास आपको देखने को मिलेगा कि फिर वहाँ पे शुरू हो जाता है आर्ट एंड कल्चर, चाहे जो भी सामाजिक जो क्षेत्र होती हैं उनमें भी। लेकिन जो मुगल स्थापत्य शैली है आरंभ जो होता है स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा अकबर के काल में शुरू होता है, क्योंकि देखेंगे जो बाबर आता है तो जो वो तो युद्ध करता है, युद्ध करते करते वहाँ पे जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है देखेंगे, और मृत्यु होने के बाद हुमायूं आता है। तो हुमायूं का शासन स्टेबल रहता नहीं है, शेरशाह सूरी से लड़के वो फिर वहाँ पे चला जाता है बाद में सिंध फारस वाले इलाकों में, और वो आता है तब तक उसकी मृत्यु हो, तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अकबर का काल जो था ये स्टेबिलिटी का काल था, स्टेबल किया शासन को। फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें निर्माण होती हैं, लेकिन बाद में पीक पे कब आएगा, जब इकोनॉमी में आपकी पीक आती है तभी आपको आर्ट एंड कल्चर चाहे किसी भी क्षेत्र में देखेंगे पीक आती है, वही चीज़ें यहाँ पे होती है। और मुगल कालीन जो स्थापत्य का मुख्य विशेषता थी पित्रा शैली, जिसमें संगमरमर होता था, उसमें हीरे जवाहरात ये सब की जराई की जाती थी, समझिए मतलब अंदर भर दिया जाता था ये सब चीज़ों को कलर। मतलब आज भी देखेंगे ताजमहल में पित्रा शैली के तहत तो वो सब जो संगमरमर होता था उसके अंदर में भर दिया जाता है, और फिर उसको समझिए जैसे शीशे से पैक कर दिया जाता है वैसे होता है पित्रा शैली में। और शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला में अपने स्थापत्य कला जो था ये चरम उत्कर्ष पे पहुंच गई। इस काल में संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ताजमहल संगमरमर प्रयोग का जीवंत नमूना है। तो सबसे ज़्यादा मतलब ताजमहल में तो पूरा तरह से संगमरमर ही, वाइट संगमरमर यूज हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं शाहजहाँ के काल को ही आप मान सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर वाले क्षेत्र में स्वर्ण युग था यहाँ पे। और अकबर के काल में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला, तो ये थोड़ा यहाँ पे जो है ये मिला, लेकिन उतना समझिए चित्रकला सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जहांगीर के काल में। तो आपको मैं राजा का पहले भी बताया हूँ, अकबर को संगीत में ज़्यादातर वहाँ पे इंटरेस्ट था। और उससे पहले जो हुमायूं था तो हुमायूं को किस में इंटरेस्ट देखेंगे कि ज्योतिषी जो 7 रंग के वहाँ पे कपड़े पहनने की बात करता था वहाँ पे, तो वो एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के आप देख सकते हैं, तो उसको उसमें इंटरेस्ट था। और जो उसके बाद जहांगीर था तो उसको चित्रकला पसंद था। वो अपने आप को इतना बड़ा पारखी मानता था कि मतलब बोलता था कोई चित्र अगर बनाता है एक चित्र, उसमें 3-4 लोग भी मिलके एक चित्र को बनाते हैं, तो मैं ये चीज़ें बता दूंगा कि कौन सा जो है वो किस पार्ट का चित्र बनाया है, कौन सा चित्रकार वहाँ पे, ये बता दूंगा। और अगला जो रहता है शाहजहाँ, तो ये आर्किटेक्चर वाले देखेंगे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। औरंगजेब को देखेंगे तो वो धार्मिक क्षेत्र में कट्टरता का वहाँ पे पालन करता है। तो ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। और मीर सईद अली, बख्तुसमद, दसवंत और जो बसावंत थे ये अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जहांगीर के दरबार में फारसी के चित्रकार आए थे, उनका नाम था वहाँ पे रेजा। और अब्दुल हसन एवं उस्ताद मंसूरी भी ये लोग चित्रकार ही थे। और मुगल चित्रकला का महत्वपूर्ण कलाकृति जो आपको देखने को मिलेगा हमजान मद या फिर दस्ताने अमीर हमजा, ये चित्र प्रमुख आपको देखने को मिलेगा। और मंसूर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं साइबेरिया का बिल रासर तथा बंगाल का एक पुरुष, ये जो बनाए हुए हैं। और अकबर ने संगीत काल में मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाया, संगीतकारों को काफ़ी आश्रय दिया और मतलब प्रोत्साहन किया। यहाँ पे अबुल फजल के अनुसार जो अकबर के दरबार में 66 गायक थे यहाँ पे, तो अबुल फजल इतिहास जो है अकबर के बारे में हमें पता चलती है।
और अकबर के दरबार में तानसेन सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, तो ये मैंने आपको बताया ही है, नवरत्न में भी थे, जिसे अकबर ने कंठाभरण विलास की उपाधि दी है, कंठाभरण। तो ये आप समझ सकते हैं। मुगल शासकों ने साहित्य और साहित्यकारों का संरक्षण प्रदान किया। तो मतलब आर्ट एंड कल्चर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है मुगलों के टाइम में। और अकबर ने महाभारत का जो है ये फारसी में अनुवाद कराया था, जिसको रज्मनामा के नाम से हम जानते हैं। और अकबर काल में ही कुरान का पहली बार अनुवाद कराया गया था, कुरान का भी अनुवाद कराया गया था यहाँ। और हुमायूं नामा की रचयिता कौन थी? तो गुलबदन बेगम थी। ये मतलब साहित्य है, आर्ट एंड कल्चर में साहित्य भी हमें बुक भी देख लेना होता है। तो ये गुलबदन बेगम थी। और अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल थे। और तुयूके जहांगीरी, जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, ये जहांगीर ने खुद ही लिखा है। और शाहजहांनामा जो है ये 2 है, जिसकी रचना मोहम्मद सलीम तथा इनायत खान ने की है। तो ये मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर वाला देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको जो प्रमुख मुगल कालीन इमारतें हैं, ये गलती से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वाला आ गया है इसमें, तो ये हम छोड़ सकते हैं, समझिए। ये आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जो हुमायूं का मकबरा है, तो हाजी महल बनाई थी, दिल्ली में है ये। पंचमहल देखेंगे अकबर द्वारा, आगरा में है ये। लाहौरी दरवाजा शाहजहां द्वारा बनाया गया, दिल्ली में है। और जो लाल किला और फिर आपको ताजमहल, ये भी शाहजहां द्वारा बनाया गया है। और अकबर का मकबरा जहांगीर द्वारा सिकंदरा में है। तो ये कुछ प्रमुख इमारतें हैं, वो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर वाले में पूरा तरह से कंप्लीट करा दूंगा। तो ये मुगल जो प्रशासनिक व्यवस्था था, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे इसमें मराठा। और मराठा के बारे में पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा स्टेट था यहाँ पे। और एक बार जैसे मैं सभी चैप्टरों में आपको ओवरव्यू देता हूँ शासकों का, वैसे मैं यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा। और समझिए अब ज़्यादातर चीज़ें बची नहीं है। अब समझिए कि 4 वीडियो और आएंगी, 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये मेडिएवल हिस्ट्री पूरी तरह से। और ये एक बार ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, शिवाजी वहाँ पे और फिर पेशवाओं का शासन चलेगा, तो वो वहाँ पे हम देख लेंगे और फिर हम अच्छी तरह से देख लेंगे। और मराठों को देखने के बाद मतलब सिखों को देख लेंगे, सिख को देख लेंगे, तो ये हमारा मतलब समझिए टोटल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री में अब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री चलेगी। और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में एक वीडियो अभी आया है, उसके बाद कंटिन्यू होगा। तो समझिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट करने में, जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा मैं। थोड़ा हम लोग का जो क्लास है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्सेप्चुअल होता है और थोड़ा ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस होती हैं। कॉन्सेप्ट पे मैं ज़्यादातर ध्यान देता हूँ, क्योंकि फैक्ट तो बहुत सारी इसमें लिखी हुई हैं और जो फैक्ट है उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समझ जाए एक बार में तो याद हो जाएगा चीज़ें, नहीं समझे तो नहीं याद होगा, वो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा बाद में। तो इस वजह से ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाती हैं। समाज भी देख लिया हम इसमें, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी देख लिए, थोड़ा सा देखें, अभी तो मैंने टच ही किया है समझिए। और अर्थव्यवस्था देख ही लिया हमने, प्रशासन देख लिया। प्रशासन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रशासन में समझिए राज्य व्यवस्था जो हमारी होती है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है देश का हमारा, वो चीज़ें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सा मंत्रालय है, कैसे भर्ती होती है, सेना देखना होता है उसमें, और प्रशासन देखना पड़ता है, स्टेट का प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन, जो मंडल होती हैं, ब्लॉक का वहाँ का प्रशासन, वो सब चीज़ें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरी बात है कि अगर पढ़ने के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन जो मैं डालता हूँ कम्युनिटी वाले सेक्शन पे यूट्यूब पे, वो आपको वहाँ पे आंसर देना चाहिए, तो वो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। एक बार में चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो बार बार देखना होगा और एक ही सोर्स से पढ़ना होगा। या तो आप मेरा पढ़ाया हुआ देखें, चाहे कोई और भी अगर आपको टीचर अच्छा लगता हो तो वहाँ देख सकते हैं, लेकिन एक ही सोर्स से देखिए, उसको बार बार देखिए और बार बार रिवीजन करिए। और थोड़ा बहुत चीज़ें जो छूट जाती हैं किसी से, चाहे जो समझाता है, उसको आप लोग ऐड करने का सोचिए, नोट्स में ऐड करिएगा, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो ये सब चीज़ें नोट्स में ऐड कर लीजिए आप लोग, क्योंकि कोई भी 100% आप जो सोचते हैं वो नहीं देने वाला, वो 100% मिलेगा भी नहीं कहीं, और 100% का ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम भी 70, 80, 60%, यूपीएससी का तो 50% पे मतलब नंबर पे हर एक कटअप पास होता है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा, 100% के चक्कर में जो 70-80% है वो भी छूट जाएगा अच्छा वाला। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखने का कोशिश करें। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।